सोचा है कि इंडिया और चाइना डायरेक्ट वॉर क्यों नहीं करते। अब देखो, वॉर का डिसीजन सिर्फ गुस्से पे या बॉर्डर के कन्फ्लिक्ट पे नहीं होता, वो बहुत सारी चीजों को देख के होता है। वॉर यहाँ तक भी होता है कि ये आपकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा सेफ रहेगी, जियोपॉलिटिक्स को लेकर, आपके रिलेशंस को लेकर और आगे जाके फ्यूचर की चीजों को भी लेकर देख किया जाता है। अब बेसिकली एक चीज समझो, इंडिया और चाइना के बीच में जो मेन टेंशन है वो बॉर्डर का है, जिसको हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या होता है, इंडिया कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसके हिसाब से है और चाइना कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसके हिसाब से है। बॉर्डर का कंफ्लिक्ट है, दोनों एक दूसरे के बॉर्डर को मानते ही नहीं है, तो आप यूं सोचो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी बात, जो सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल और लद्दाख है, ये एक हाई एल्टीट्यूड प्लेस है। यहाँ पे इंडिया का प्रेजेंस भी है और इंडिया ट्रेन भी है यहाँ पे। सो हमारे सोल्जर्स को काफी ज्यादा ट्रेनिंग मिली हुई है और उनको बहुत ज्यादा आदत भी हो चुकी है एक लंबे टाइम से वहां पे रहने की। अब चाइना के पास जो स्ट्रेटेजिक लॉस है, वो इस बात को समझो कि चाइना एक लो एल्टीट्यूड के एरिया पे अपने बेसिस बना रहा है और वहीं पे वो रहता है। मतलब उसको 18,000 फीट की हाइट पे रहने की ना तो आदत है, ना उनके सोल्जर्स वहां पे कंफर्टेबली नॉर्मल हो पाते हैं। मतलब उनके लिए एकदम नया कंडीशन, आप समझ सकते हो। अब हमारे पास जो बेनिफिट है वो यही है कि सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल और लद्दाख एक हाई एल्टीट्यूड पे है। मतलब हम ऑलमोस्ट हर एक तरह से प्रॉफिट पे ही हैं। बट जो सबसे बड़ी दिक्कत है हाई एल्टीट्यूड पे रहने की, वो है सप्लाई चेन। मतलब अगर हमें मेडिसिन हो गया, खाना हो गया या फिर एम्युनिशन हो गया, अगर हमें आर्मी तक पहुंचाना पड़ेगा तो उसका कॉस्ट भी बढ़ता है और वो वहां तक पहुंचने में भी बहुत सारी दिक्कत आती है। यूं सोचो कि अगर कोई चीज एक दिन में पहुंचती है तो वहां पे पहुंचने में 4 दिन लग जाते हैं जब बहुत ज्यादा वेदर खराब होता है। दूसरी बात, अगर कोई दवाई 1 रुपए की है तो ऊपर हाई एल्टीट्यूड में पहुंचाने में उसको कम से कम 10 रुपए तक का खर्चा आता है। कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्चुअली 10 गुना तो बिल्कुल ही बढ़ता है। दूसरी बात, चलो एक बार के लिए सोच लेते हैं कि इंडिया और चाइना ने सोच लिया कि एक दूसरे के ऊपर वॉर करना है और चाइना ने प्लान भी बना लिया कि इंडिया पे अटैक करना है। बट वो कभी कर ही नहीं पाएगा। क्यों? अगर चाइना ने सोचा कि इंडिया के ऊपर उसको अटैक करना है तो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू। वेस्टर्न कंट्रीज उसको, जैसे ही चाइना इंडिया पे वॉर करेगा, वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर देगी। ऑलमोस्ट यूएसए वो सैंक्शन लगाएगा, डॉलर से प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा और चाइना रुक भी जाएगा क्योंकि सैंक्शन बहुत ज्यादा होंगे। जो इंटरनेशनल कंपनीज होगी वो चाइना को छोड़ चुकी होंगी, वो इंडिया और ताइवान में शिफ्ट हो चुकी होंगी। क्योंकि जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो कंट्री की ग्रोथ नहीं रहेगी, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो वॉर किस बात का। आज रशिया यूक्रेन वॉर एकदम बीच में रुका हुआ क्यों है? सब चीज पैसों की है। रशिया के पास पैसे नहीं है, वो अपने फ्रेंडली कंट्री से कह रहे हैं कि आप हमसे ऑयल इंपोर्ट करो ताकि हमारे पास पैसा आए और वॉर को फंड किया जा सके। वॉर रोकने का सबसे आसान तरीका होता है कि उनकी फंडिंग को रोक दो, वॉर अपने आप रुक जाएगी। एंड वेस्टर्न कंट्रीज जानते हैं कि अगर चाइना को प्रेशराइज करना है तो वहां से ग्लोबल कंपनीज को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि चाइना प्रेशराइज हो जाए। अब देखो, चाइना इंडिया को प्रेशराइज क्यों कर रहा है, उसको दबाने की कोशिश क्यों कर रहा है? चाइना के पास एक स्ट्रेटेजिक पार्ट है ताइवान, उसको एक्वायर करना चाहता है। और चाइना को पता है कि अगर वो ताइवान को एक्वायर करेगा तो जो एक कंट्री है जो चाइना को रोक सकता है वो है इंडिया। इन फ्यूचर यूएसए को अगर बेस बनाना होगा तो कहां बनाएगा? वो इंडिया के अंदर बेस बनाएगा ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके और ताइवान को सेव कर सके। तो चाइना फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है। अब बेसिकली चाइना को पता है वो डायरेक्टली वॉर नहीं कर सकता क्योंकि वो करेगा तो सैंक्शन लगेंगे, बहुत सारे ब्लेम्स लगेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उसका नाम बदनाम होगा, ट्रेड खराब होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, इंडिया के बहुत सारे फ्रेंडली कंट्रीज है, जैसे यूएसए के साथ भी रिलेशन है, रशिया के साथ भी रिलेशन है, तो चाइना पे प्रेशर बनना तो तय है ही। तो चाइना के पास ऑप्शन क्या बचता है? चाइना के पास ऑप्शन बचता है सॉफ्ट पावर का। सॉफ्ट पावर समझो, इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है सबको इकट्ठा करो और उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाओ। जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट इतनी हैवी करो कि वो कंट्री सोचने को मजबूर हो जाए कि आपके अगेंस्ट बोलना है कि नहीं। आज के टाइम का पाकिस्तान आप सोच लो, चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है कि पाकिस्तान चाहकर भी उनको किसी भी चीज के लिए ना नहीं कह सकता। मतलब उनके डिसीजन में हाँ बोलना होगा, उनके हर बात को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब क्या होगा इन द फ्यूचर, अगर मान लो वॉर होती है चाइना और इंडिया के बीच में, तो चाइना पाकिस्तान के बेसिस को यूज कर सकता है, एयरफोर्स के बेसिस को यूज कर सकता है, मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकता है इंडिया को काउंटर करने के लिए टू फ्रंट से। थर्ड, अब बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनके आसपास के पोर्ट्स को एक्वायर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया को घेरना है। तो ये होता है सॉफ्ट पावर कि आप सॉफ्टली किसी कंट्री को कैसे घेर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। दूसरा, उनके अंदर कुछ ना कुछ साइबर अटैक करवाओ, मतलब आप उनकी गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक करवाओ और बदले में उनसे बहुत ज्यादा या तो बिटकॉइन में पैसे मांगो ताकि वो अंदर से ही कमजोर हो जाए एकदम पूरी तरीके से कंट्री। दूसरा, आप उनकी यूथ को एकदम बिगाड़ दो, या तो ड्रग्स से
या फिर टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर करके। तो चाइना हार्ड पावर तो नहीं बट एक सॉफ्ट पावर जरूर यूज कर रहा है एज ए पाकिस्तान, जो आपको भी पता है कि कितना खतरनाक है इंडिया के लिए, और इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बताते हैं।